नमस्कार। आज हम एक ऐसी असाधारण शख्सियत पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं जिन्होंने भारत में शिक्षा और समाज सुधार दोनों की दिशा बदल दी। हाँ बिल्कुल। सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले, जिन्हें हम अक्सर भारत की पहली महिला शिक्षिका कहते हैं, पर उनका जो काम है, उनका जो योगदान है, वो शायद इससे कहीं कहीं ज्यादा बड़ा था। निश्चित रूप से। और देखिए, आज की इस चर्चा के लिए हम जो जानकारी ले रहे हैं वो मुख्य रूप से सावित्रीबाई फुले, शिक्षा की मशाल, इस पाठ के अंशों पर आधारित है। ठीक है। और हमारा मकसद सिर्फ घटनाओं को दोहराना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि उनके सामने क्या चुनौतियां थी, उनकी सोच क्या थी और कैसे उन्होंने महिला शिक्षा की नींव रखी। हाँ, ये समझना जरूरी है। तो कहाँ से शुरू करें? उनके शुरुआती जीवन से? हाँ, वहीं से करते हैं। उनका जन्म हुआ 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र में सतारा जिले में एक किसान परिवार में। और सिर्फ 9 साल की उम्र में शादी हो गई ज्योतिराव फुले से। ये उस जमाने के हिसाब से शायद आम रहा होगा। हाँ, उस वक्त ये काफी आम था, लेकिन ये उनके जीवन को एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, क्योंकि उनके पति ज्योतिराव फुले वो खुद एक बड़े समाज सुधारक थे, एक क्रांतिकारी विचारक थे। अच्छा। और उन्होंने ही सावित्रीबाई को पढ़ने लिखने के लिए न सिर्फ प्रोत्साहित किया, बल्कि असल में उन्हें पढ़ाया लिखाया भी। ये तो बड़ी बात है उस समय के हिसाब से। बहुत बड़ी बात। जब ये माना जाता था कि भाई औरतों का काम पढ़ना लिखना है ही नहीं, तो ये दिखाता है कि ज्योतिराव शिक्षा को कितनी अहमियत देते थे सामाजिक बराबरी के लिए। और फिर सावित्रीबाई जी ने भी इस शिक्षा को सिर्फ अपने तक ही नहीं रखा। बिल्कुल नहीं। 1848 में पुणे में उन्होंने लड़कियों के लिए भारत का पहला स्कूल खोल दिया। ये कितना कितना क्रांतिकारी कदम रहा होगा उस वक्त। ये तो ऐतिहासिक था। इसे सिर्फ एक स्कूल खोलना कहना शायद कम होगा। ये उस पूरी सोच पर, उस व्यवस्था पर सीधा हमला था जो लड़कियों को चारदीवारी में रखना चाहती थी। सही बात है। उनका मिशन साफ था, हर उस लड़की तक शिक्षा पहुंचाना जिसे समाज ने इस अधिकार से दूर रखा था, चाहे वो किसी भी जाति की हो, किसी भी तबके की हो। और यहीं से शायद उनकी लड़ाई सिर्फ शिक्षा की नहीं रही, बल्कि सामाजिक बराबरी की बन गई। एकदम सही। लेकिन जैसा हम जानते हैं और जैसा स्रोत भी बताते हैं, ये सब आसान बिल्कुल नहीं था। उन्हें जबरदस्त विरोध झेलना पड़ा। हाँ, किस तरह का विरोध था ये? सुनने में आता है कि विरोध बहुत ही, कह सकते हैं, घटिया किस्म का था। जब वो स्कूल पढ़ाने जाती थी तो समाज के कुछ ठेकेदार, कुछ कट्टरपंथी लोग उन पे कीचड़ फेंकते थे, गोबर फेंकते थे, पत्थर भी फेंके जाते थे। आप सोचिए, रोज रोज इस तरह का अपमान सहना, कल्पना करना भी मुश्किल है। लेकिन यहीं पर सावित्रीबाई का जो दृढ़ संकल्प है वो दिखता है। उन्होंने हार नहीं मानी। हाँ, मैंने भी पढ़ा है कि वो इस वजह से अपने साथ हमेशा एक और साड़ी लेकर चलती थी। हाँ, ये बात बहुत मशहूर है और ये छोटी सी बात लगती है, पर ये उनके इरादे की, उनकी जिद की, उनकी प्रतिबद्धता की मिसाल है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब था कि देखो, तुम मुझ पर कीचड़ फेंकोगे, ठीक है, मैं कपड़े बदल लूंगी, लेकिन मैं अपना काम नहीं छोड़ूंगी, मैं पढ़ाना बंद नहीं करूंगी। ये महज कपड़े बदलना नहीं था, ये उन बाधाओं के सामने न झुकने का एक प्रतीक था। वाकई कमाल का जज्बा। और जैसा आपने पहले भी इशारा किया, उनका काम सिर्फ लड़कियों को पढ़ाने तक ही सीमित नहीं रहा, वो और भी सामाजिक मुद्दों से जुड़ी। हाँ बिल्कुल, वो एक बहुआयामी सुधारक थी। वो समझती थी कि सच्ची आज़ादी सिर्फ किताबें पढ़ने से नहीं आएगी। समाज में जो अंधविश्वास फैला है, जो छुआछूत है, जो जाति के नाम पर भेदभाव है, हाँ, इन सब के खिलाफ भी उन्होंने डटकर आवाज उठाई। अच्छा, जैसे उन्होंने विधवाओं के लिए आश्रम खोले। उस जमाने में विधवाओं की स्थिति बहुत दयनीय होती थी, उनके सर मुंडवा दिए जाते थे। उन्होंने इसका विरोध किया, अनाथ बच्चों के लिए आश्रम चलाएं। दलित समुदाय के लिए, जिन्हें पानी तक नहीं लेने दिया जाता था कुओं से, उनके लिए अपने घर का कुआं खोल दिया, उनके लिए स्कूल भी चलाए। तो ये दिखाता है कि उनकी लड़ाई समाज के हर दबे कुचले वर्ग के लिए थी। शिक्षा उनके लिए एक बड़ा हथियार थी, लेकिन लड़ाई सामाजिक न्याय की थी। बिल्कुल सही। शिक्षा और सामाजिक न्याय, ये दोनों उनके लिए एक ही सिक्के के दो पहलू थे। उनका पूरा जीवन ही सेवा और समर्पण की मिसाल है। और यहाँ तक कि उनके जीवन का अंत भी वो भी सेवा करते हुए हुआ। हाँ, 1897 में जब पुणे में प्लेग की महामारी फैली तो वो बीमारों की सेवा में लग गई। अपनी जान की परवाह किए बिना वो मरीजों को उठाकर अस्पताल ले जाती थी, उनकी देखभाल करती थी। और इसी सेवा के दौरान वो खुद भी इस बीमारी की चपेट में आ गई। दुर्भाग्य से हाँ। और 10 मार्च 1897 को उनका निधन हो गया। एक जीवन जो पूरी तरह दूसरों के लिए समर्पित था।
आज जब हम उन्हें याद करते हैं तो उनकी विरासत क्या है हमारे लिए? भारत की पहली महिला शिक्षिका ये तो है ही, पर उससे आगे? देखिए, पहली महिला शिक्षिका के तौर पर याद करना महत्वपूर्ण है, लेकिन ये उनकी पहचान का सिर्फ एक हिस्सा है। उनकी असली विरासत है उनका वो अदम्य साहस, वो दृढ़ता, सामाजिक न्याय के प्रति उनकी वो गहरी निष्ठा और ये अटूट विश्वास कि शिक्षा ही वो ताकत है जो सबसे बड़ा बदलाव ला सकती है। वो इस बात का जीता जागता सबूत हैं कि एक अकेली इंसान भी अगर ठान ले तो पूरे समाज की सोच को चुनौती दे सकती है। तो संक्षेप में कहें तो सावित्रीबाई फुले सिर्फ एक टीचर नहीं थी, वो एक योद्धा थी। सामाजिक रूढ़ियों के खिलाफ, और शिक्षा उनके हाथ में एक हथियार था, बराबरी और न्याय के लिए। बिल्कुल सही कहा आपने, और उनकी कहानी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। हमें प्रेरणा देती है, याद दिलाती है कि अगर इरादा पक्का हो तो बड़ी से बड़ी मुश्किलों को भी पार किया जा सकता है। सही कहा। और चलिए आज की इस बातचीत को खत्म करते हुए एक सवाल श्रोताओं के सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जरूर। सावित्रीबाई ने जिन बाधाओं के सामना किया, क्या आज के समय में शिक्षा के जरिए सच्ची बराबरी हासिल करने के रास्ते में उसी तरह की या शायद नए तरह की बाधाएं खड़ी हैं? और अगर हैं तो उन बाधाओं से लड़ने के लिए हम सावित्रीबाई के उस अटूट साहस और उनकी उस दूरदृष्टि से क्या सीख सकते हैं?